क्लोरीन कंप्लीट या नहीं हुआ कंप्लीट? क्लोरीन कंप्लीट हो गया था या नहीं? एक बार बता दीजिए। अच्छा, ये हो गया था, ठीक है। चलिए इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट मैंने आपको बता दिया है ना, ये हो गया था शायद अपना। तो आज के ये भी मैंने शायद करवाया था, मेरे को जितना याद आ रहा है, टेस्ट विद PbNO3 ये सब मैं लिखा था, स्पेसिफिक टेस्ट करवा दिया था ना, हाँ ये भी हो गया था। ये वाला फंडा, ये वाला पेज से बाकी है शायद, है ना। मैंने लास्ट क्लास का लास्ट में शायद ये डिस्कस किया था, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, शायद जितना मेरे को याद आ रहा है। और इनमें से एक बार कंफर्म करिए, यही था ना भाई? क्रोमाइल क्लोराइड डिस्कस कर दिया था ना? थोड़ा सा कंफर्म करेंगे जल्दी तो सही रहेगा। चलिए अब इसमें नोट के कुछ पॉइंट है। क्रोमाइल क्लोराइड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके जेई में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है ना। अब होता है लॉजिक क्रोमाइल क्लोराइड का, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था भाई, ये क्लोराइड का स्पेसिफिक टेस्ट है। देन इसके कुछ नोट के पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं अपन, है ना। क्या क्या है नोट का पॉइंट? ये स्क्रीन फ्रीज हो गया। ये रहा अपना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, है ना, जो अपन ने बहुत अच्छे से किया था लास्ट क्लास में। आज हम इसी के नोट के पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो जब भी आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाते हो ना, तो जो टेस्ट ट्यूब रहता है वो ड्राई रहना चाहिए। क्यों? अगर ड्राई नहीं रहा ना, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो हम टेस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये बनना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसे भी रेडिकल्स हैं जो इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं, है ना, NO3 माइनस NO2 माइनस, ये क्या करेंगे, NOCl टिल्डन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। तो रिएक्शन का कंडीशन जो है ना, डिफरेंट कुछ और होने वाला है। तीसरा पॉइंट, क्लोरेट आयन के प्रेजेंस में भी हम ये टेस्ट कराना पसंद नहीं करते हैं। लॉजिक बिहाइंड दिस इज, ये प्रोडक्ट एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, और एक्सप्लोसिव कंपाउंड टेस्ट ट्यूब को बस्ट कर देगा भाई, तो जो बनना चाहिए था कुछ और बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब एक क्वेश्चन आपसे कॉमनली पूछा जाता है जेई के पेपर में कि भाई कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, है ना, और इंटीजर टाइप में एंट्री कर देगा ऐसे कंपाउंड, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड के पीछे लॉजिक ये था ना, समझना है हर जगह कि भाई CrO2Cl2 बनता है। किससे बनता है CrO2Cl2? मैं लास्ट पेज पे एक बार जा रहा हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से देख लीजिएगा कि कोई सॉलिड मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड H2SO4 था, K2Cr2O7 था। तो Cr में ना Cl यहाँ से निकल के जाके ऐड हुआ होगा, बोल सकते भाई ये Cl यहीं से निकला होगा और Cr पे आके ऐड हुआ होगा, है ना। तो अपन एक फंडा सिंपल सा बना लेते हैं कि अगर आयनिक फॉर्म में क्लोराइड आयन दिखेगा, इफ क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म, देन ही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो सकता है ना। तो हमें ईच एंड एवरी कंपाउंड में क्या देखना है कि किसका क्लोराइड आयन फ्री है। अगर क्लोराइड आयन फ्री नहीं रहा तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पॉसिबल नहीं होता, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने ये दो कंपाउंड लिखा है, NaCl में क्या क्लोरीन फ्री है? ऑनलाइन बच्चे, NaCl में क्लोरीन क्या फ्री है? फ्री है, आयनिक कंपाउंड है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, है ना। ये एनिलीन का डेरिवेटिव है, सॉल्ट अपन ने बना दिया है ना। ये एनिलीन हमने सॉल्ट बना दिया Cl के एडिशन से, ऐसे बेस रिएक्शन के बाद। क्या इसका Cl फ्री है? आप बोलोगे हाँ आयनिक है तो फ्री रहेगा, है ना। तो जहां पे भी क्लोराइड आयन फ्री रहेगा ना, वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है ना। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देता हूँ बच्चों वाला, है ना। यही पॉइंट आपको याद रखना, है ना। दोज कंपाउंड्स gives chromyl chloride test, chromyl chloride test which have free Cl minus ion, free Cl minus ion, है ना।
जिसके पास क्लोराइड आयन फ्री रहेगा ना वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, अगर फ्री नहीं है तो नहीं दे पाएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, जैसे CH CL3 CCl4, इनका नेचर क्या होता है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट कंपाउंड में Cl फ्री नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन आप लोगों का? इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन? अब यहाँ तक तो कर लेते हो, बट आप फंसते कहाँ पे हो? HgCl2 और Hg2Cl2 में। कहाँ पे फंस जाते हो? HgCl2 और Hg2Cl2 में। तो इन दोनों कंपाउंड का जो लॉजिक देते हैं ना अपन, फेजांस रूल से। कहाँ से लॉजिक देते हैं भाई? क्या लॉजिक लगता है? फेजांस रूल का फंडा। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में फेजांस रूल पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। अब फेजांस रूल में मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, देखना समझना है इस पॉइंट को, है ना। कि भाई फेजांस रूल में ना कैटाइन जो थे ना वो 3 नेचर के होते थे, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे ना, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, है ना। अगर 18 रहे तो क्या बोलते थे? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन। और जहां पे 18 + 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता था ना, इसको बोलते थे अपन नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मरकरी का नेचर कैसा होना चाहिए? आयनिक है या कोवैलेंट है? तो हम ये बोलते हैं मरकरी के कंपाउंड ना कोवैलेंट नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है, इनका जो कैटाइन रहेगा ना वो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन होता है। कैसे पता चला? तो मरकरी का एटॉमिक नंबर में 80 होता है। क्या होता है भाई? 80। और अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट से SsP Sp SDP SDP SFDP SFDP। टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7, है ना। टोटल पीरियड 7 है। तो ये 7 टर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको, SsP SDP SDP SFDP SFDP, है ना। ये 7 टर्म के आगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख देना, ये 7 पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना। और ये जो फंडा अपन लगाते हैं ना, इसमें NS = NP होना चाहिए, और डी जो होता है ना वो ऑलवेज N-1 होगा। जैसे फोर्थ में डी पहली बार आ रहा है तो फोर्थ में 3D होता है, 5 में 4D होगा, 6 में 5D होगा। और एफ जो होता है ना भाई, एफ पहली बार कहाँ दिखेगा आपको? N = 6 में दिखेगा, है ना। तो F4F पहला आता है, तो F में N-2F लगा, पे N-2। अब कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा नॉन इनर्ट गैस है, कौन सा इनर्ट गैस है और कौन सा स्यूडो इनर्ट गैस है ना। तो एक एक करके हम एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा फेजांस रूल का रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन बनते हैं कंबाइंड वाले, जब तक फेजांस रूल का आइडिया नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। रिपीट कर दीजिए एक बार। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। कैटाइन जो है ना मार्केट में वो 3 टाइप के अवेलेबल है। एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए इधर लिखा हुआ है ना। जैसे Na+ हो गया। अगर आप Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? 1s2 2s2 2p6, है ना। 3s1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा? 8 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा होगा। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहे ना उसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन। अगर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है। +1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, तो वैलेंस शेल क्या है? डी है। डी में क्या दिख रहा होगा आपको? 18 इलेक्ट्रॉन दिखा, है ना। तो जहां पे 18 दिखता है ना उसको बोलते हैं स्यूडो। क्या बोलते हैं भाई? स्यूडो बोलते हैं, है ना। अब नॉन इनर्ट किसको बोलते हैं? जहां पे 18 + 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जैसे मरकरी है। मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन हम इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग टू लिख रहे हैं, है ना। देखना हर जगह हमें ये नंबर ही लिखना पड़ेगा, है ना। नंबर के अकॉर्डिंग टू ही चलेंगे, तभी आपको ये लॉजिक समझ में आएगा अच्छे से। कैसे लिखते हैं? शॉर्टकट लगाते हैं, हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। ये एनर्जी वाइज भी अरेंज्ड है ना। तो पहले क्या करना, 1 में सिर्फ S दिख रहा है अपने को, ये इसी वाले फंडे से। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 1s2 पूरा लिखो। 2 में क्या होगा? 2s2 2p6। 3 में क्या दिखेगा अपने को? 3s2 3p6। 4 आते ही क्या दिख रहा होगा? 4s2, बट 3d लिखना है यहाँ पे, है ना। क्योंकि d के लिए N-1 का फंडा बताया। 4s 3d 4p, ये एनर्जी के ऑर्डर में ही लिखा हुआ है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ एज इट इज लिख देना। देन क्या आएगा भाई? 5s2, देन 5 में d था तो 4d10 आएगा, और फिर 5p6 आ जाएगा।
पड़ेगा। 5D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको? 10, है ना? तो ये 80 हो गया, काउंट करिए 80 दिख जाएंगे आपको। 54 यहाँ तक था और इसमें 26 ऐड करना, तो 54 + 26 इज 80, है ना? अब देखो मरकरी का HgCl2 जो अपन बना रहे हैं ना, HgCl2 की अगर अपन बात करते हैं या नॉर्मल हम मरकरी के कंपाउंड की अगर बात करें तो मरकरी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर हम कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से भाई? 6s से। कहाँ निकलेगा? 6s से, है ना? और नॉर्मल कंडीशन में जो मरकरी होता है ना, मरकरी के वैलेंस शेल में हमें 18 + 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, 6s में 2 है ना? और बाहर 18 दिख रहा होगा। अगर मैं सेकेंड कंपाउंड बनाता हूँ Hg2Cl2, क्या बनाता हूँ मैं? Hg2Cl2। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी इनको नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है ना? तो 0 या फिर +2 वाला ही कंपाउंड बनाना प्रेफर करता है, +1 वाला अनस्टेबल। ठीक है, तो जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो 18 + 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अगर हम Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे तो मरकरी के से ऑक्सीडेशन रेशियो है भाई +1 दिख रहा है, दिख रहा है? Hg2Cl2 में मरकरी +1 में, दैट मींस अभी इसके वैलेंस शेल में 18 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, नॉन मिनट का, क्या बोलेंगे? नॉन मिनट। पर जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? स्यूडो इनर्ट गैस, क्या दिखेगा? स्यूडो इनर्ट गैस। और इन तीनों टाइप की कैटायंस में अगर फेजान्स रूल अपन अप्लाई करते हैं ना, तो जिसके वैलेंस शेल में मोर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका पोलराइजेशन उतना हाइयर देखने को मिलेगा, है ना? जिसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जितना हाइयर दिखता है, हम क्या बोलेंगे? उस केस में पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा दिखेगा। तो नॉन इनर्ट गैस का पोलराइजेशन पावर सबसे हाइयर होता है, देन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। और आपने फेजान्स रूल में पढ़ा क्या होगा कि भाई जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, है ना? तो मरकरी के वैलेंस शेल में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? तो मरकरी के कंपाउंड कैसे दिखते हैं? कोवैलेंट दिखते हैं। क्या दिखते हैं भाई? कोवैलेंट दिखते हैं, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भाई कौन सा कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा? तो अल्कली मेटल के कोई भी कैटायन दिख जाए या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कोई कंपाउंड दिख जाए, उनका नेचर जनरली क्या बोलेंगे? मोर आयनिक है। क्या है भाई? मोर आयनिक। बेरिलियम वगैरह कोवैलेंट होता है बट उसमें भी आयनिक कैरेक्टर रहेगा ही। बट मरकरी की अगर बात करें ना, तो मरकरी के वैलेंस शेल में बहुत हायर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो इसका पोलराइजेशन बहुत ही ज्यादा है। तो ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर कंपाउंड्स ऑफ मरकरी आर मोर कोवैलेंट इन नेचर। सो यहाँ पे Cl- आयन फ्री नहीं है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं है ना? नीचे वाले पॉइंट में जो हाईलाइट करके लिखा है, इन एलिमेंट्स को याद रखना। गोल्ड, प्लैटिनम, Ag, 3 क्या है भाई? लिस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों होगी आगे और पिटाई में 3 यही थे, है ना? आगे और पिटाई, है ना? आगे और पिटाई, है ना? और ये टिन, Pb और Sv, ये जितने भी मेटल दिख रहे हैं ना, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। दीज कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। कोई कंफ्यूजन? पहला 3 का रीजन ये कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, Cl जब बनाना ही नहीं करेगा। Pt और Ag तो बनता ही, Pt और Ag तो बनता नहीं है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, तो Cl तो देगा ही नहीं देगा भाई, है ना? तो नहीं बन पाएगा। बाकी सब में अगर बना कंपाउंड तो वो कोवैलेंट है, कोवैलेंट में Cl फ्री नहीं रहेगा। ऑनलाइन बच्ची क्लियर है? ऑनलाइन बच्ची लॉजिक क्लियर है? तो मैंने आपको थोड़ा सा एक फेजान्स रूल का भी फंडा रिवाइज करवा दिया यहाँ पे, है ना? फेजान्स से भी जेईई में क्वेश्चन बनता है, तो आप जब फेजान्स रूल पढ़ोगे ना और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग फेजान्स रूल का लॉजिक। अब क्रोमाइल क्लोराइड में ना हम ये बोलते हैं कि मे बी Cl2 गैस भी कुछ एक्सटेंट में बन सकता है ना? क्या बोलते हैं भाई? सम अमाउंट भी, मे बी अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा रहे ना तो आप क्या बोलोगे? ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? अगर मे बी नहीं लिखा रहा, मस्ट भी लिखा रहे या बनेगा ही बनेगा, तो उस स्टेटमेंट को गलत बोलेंगे, है ना? अप टू सम परसेंटेज क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में होता है। ठीक है? क्या क्या? SnCl2 और SnCl4 की अगर बात करें, है ना, तो SnCl4 में मोर कोवैलेंट कैरेक्टर दिख रहा होगा ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर, है ना? और Sn+2 का चार्ज कम है,
तो हम बोलते कभी कभार करता है, जब तक हम बोलते श्योर कंपाउंड दिया ना, उसको भी नहीं कि नहीं कंसीडर करता, है ना। चारों ऑप्शन में अगर ये पता चल गया कि एयू दे दिया, पीटी दे दिया, एजी दे दिया और एसएनसीएल दे दिया, चार ऑप्शन एमसीक्यू है और आपसे पूछा भाई कौन सा देगा, उस कंडीशन में मजबूरी बनेगा कि एसएनसीएल की। ठीक है, चलिएगा। रिएक्शन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक में जब हम हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इस रिएक्शन से बहुत सारे सवाल बनेंगे भाई, है ना। आप लोग टेंशन में आओगे, इसलिए मैं यहाँ पे भी एक बार पढ़ा देता हूँ, एक बार वहां पे भी कर लेंगे। तो 2 बार पढ़ाने से हो सकता है कि थोड़ा बहुत याद रहे, है ना। एक बार में भूल जाओगे, 2 बार में थोड़ा बहुत याद रहेगा। और बहुत आसान सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि जब भी कहीं पे नॉन मेटल, जब भी कहीं पे कोई भी नॉन मेटल, मैंने यहाँ हैलोजन लिखा है, सेम फंडा नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी अप्लाई होगा, सेम फंडा ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी अप्लाई होगा, है ना। तो जब भी अगर कहीं पे कोई नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। अब ये जो नॉन मेटल रहने चाहिए ना, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होना चाहिए। फ्लोराइड की बात अपन नहीं करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, वो ब्रेक नहीं होता है। बाकी 3 हैलोजन क्या होंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। क्या फंडा याद रखना कि अगर कोल्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड। कैसे याद रखेंगे भाई, जितना निगेटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड में बनेगा ना, उतना ही पॉजिटिव में हाइपोहैलाइड में बनेगा। देखना -1 तो +1, क्या बनाना, -1 तो +1, याद हो गया होगा, हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड। ये -1 है तो ये क्या बनेगा भाई, प्लस का 1 बनेगा, है ना। अब इसमें अगर NaOH आप फिर से, जैसे मान लो कि आपने NaOH तो लार्ज अमाउंट में लिया था, बन क्या रहा भाई, एसिड, है ना। रिएक्शन कहाँ करवा रहे अपन, बेसिक मीडियम में, तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस सॉल्ट में अगर हम H+ फिर से अगर ऐड करेंगे ना, तो क्या बना लेगा भाई, फिर से वो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड। तो इस मिक्सचर में जब हम H+ ऐड करते हैं, वो फिर से क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। तो एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, कि पूछ लेगा भाई कि इनिशियल कोई कंपाउंड था जिसमें आपने कोल्ड और डाइल्यूट NaOH ऐड किया है, प्रोडक्ट मिला हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड, है ना। उसमें हमने फिर से बेस डाला, तो प्रोडक्ट सॉल्ट बना होगा, है ना। सॉल्ट में हमने H+ ऐड किया, फिर से सॉल्यूशन अल्कलाइड। हाँ, तो जैसे बना ना, तो फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देते हैं ना। अपने ऑर्गेनिक में फिर बताना है कि बेसिक मीडियम में एसिड स्टेबल नहीं है, तो सॉल्ट के फॉर्म में ठीक नहीं है। तभी डाइल्यूट लेके चलने को लिमिटेड कर सकते, डाइल्यूट डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट का मतलब एक्सेस ही डालना, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है भाई, है ना। तो कोई भी सॉल्ट मिक्स पे डालोगे गैस में, तो हर तरह रहेगा, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड बनता है। बट अगर इसी को हॉट एंड कंसंट्रेटेड कर देना, तो हॉट का मतलब रिएक्टिविटी बढ़ा दिए हो, भले ही अमाउंट कम था बट आपने रिएक्टिविटी बढ़ा दिया, है ना। तो रिएक्टिविटी बढ़ने से प्रोडक्ट क्या बनाता है, हैलाइड एंड हैलोइड, एक फॉर्म ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म ऑफ हैलोजन एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी बेसिक कंडीशन में भाई, तो सॉल्ट के फॉर्म में मिक्सचर एडजस्ट करना, है ना। ये भी सॉल्ट के फॉर्म में ही मिक्सचर एडजस्ट। ऑनलाइन बच्चे ये क्लियर है, ऑनलाइन बच्चे ये क्लियर है। ओके, तो हमें एक फंडा सिंपल ये सीखे, कोल्ड और डाइल्यूट में क्या बनता है भाई, हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्या बनाएगा, हैलाइड एंड हैलोएट, ओएट या एक एसिड बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक एसिड बनेगा, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है अपना ब्रोमाइड का, है ना। तो क्लोराइड जो होता है ना भाई, वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। अगर हम ब्रोमाइड के किसी स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो ब्रोमाइड और आयोडाइड ना लेयर टेस्ट देते हैं। अब ये लेयर टेस्ट क्या होता है समझना है। तो अगर मान लो कि आप ब्रोमाइड को क्लोरीन वाटर में अगर ऐड करते हो तो क्लोरीन वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कैसा था ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है भाई? Br-3 होगा क्या? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Br- किस में कन्वर्ट होगा? Br2 में, है ना। आपने Br पाउडर फॉर्म में लिया था, मींस एक्सेस में था। तो Br- Br2 में कन्वर्ट होके क्या बना लेगा भाई? Br2 और Br- दैट इज Br3- का एक Br3- का फॉर्मेशन कर लेगा मॉलिक्यूल, है ना। तो इनिशियली जो अपने सॉल्यूशन लिया था ना, ये पाउडर फॉर्म में था। हमने इसमें क्लोरीन वाटर डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्रॉप बाइज। तो ऑरेंज रेड कलर जो होगा ना वो सॉल्यूशन में आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन मिक्सचर भी आएगा, है ना। तो ऑरेंज रेड आता है। बट अगर हम इसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ना हमें क्या दिखेगा? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर दिख जाएगा। कैसा लेयर रहता है ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो कि ये अपना कंटेनर था, है ना। इस कंटेनर में आपने कहीं पे वाटर का अमाउंट पहले ऐड किया है ना, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। तो या तो ब्रोमीन का डेंसिटी हाई होगा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डेंसिटी हाई होगा, है ना। जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डेंसिटी हाई है उसमें ब्रोमीन का लेयर ऊपर दिखेगा। जहाँ पे ब्रोमीन का डेंसिटी हाई है वहां पे, यहाँ जहाँ पे दोनों सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हुए ना, वहां पे आपको लेयर बनता है। इसको बोलते हैं अपन लेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? लेयर टेस्ट। अगर कहीं पे लेयर बनता हुआ दिखे इसको लेयर टेस्ट बोलेंगे। अब इस रिएक्शन में ना कुछ प्रिकॉशन अपने को मेजर करना पड़ता है कि एक्सेस ऑफ Cl2 वाटर हम यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? तो लास्ट क्लास में जब अपने रिएक्शन पढ़ा था ना क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का, तो हमने वहां पे एक पॉइंट आपको ये बताया था कि ये ब्रोमाइड जो होता है ना भाई, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमाइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा और ये Br एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, Br+ एंड Cl- बना लेगा, है ना। ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है और सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? येलो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, इस रिएक्शन में कुछ प्रिकॉशन मेजर करते हैं कि Cl2 वाटर को हम ड्रॉप वाइज डाल दें, है ना। जैसे लेयर बना हम वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा अगर पड़ा तो फिर कंपाउंड क्या दिखेगा? येलो कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। अब यही सेम टेस्ट अपन आयोडाइड के लिए भी यूज करते हैं भाई, है ना। आयोडाइड में भी लिमिटेशन वही है। आयोडीन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमाइड, है ना। इसमें भाई और अच्छा जल्दी से प्रोडक्ट बनने का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लेयर में चेंजेस दिखेंगे ना आपको, लेयर का कलर बस चेंज हो जाता है। यहाँ पे रेडिश ब्राउन था, इस केस में क्या बोलेंगे? वायलेट कलर का लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे भी एक्सेस ऑफ Cl2 वाटर को हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि आयोडीन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमाइड आयन भी, है ना। यहाँ पे और जल्दी रिएक्शन हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम आपको आयोडिक एसिड का कलरलेस सॉल्यूशन देगा। तो लेयर टेस्ट के दो एक लिमिटेशन है, सिंपल सा लिमिटेशन, कि हम कभी भी क्लोरीन वाटर को एक्सेस में लेके नहीं चलेंगे। अगर एक्सेस में लेके चलोगे तो हमारा जो लेयर था ना वो लेयर ना मिलके कुछ और कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑनलाइन बच्चे ये क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे ये क्लियर? अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछूं कि भाई कोई एक सॉल्ट का मिक्सचर था, इस सॉल्ट के मिक्सचर में आपने क्लोराइड भी रखा है और ब्रोमाइड भी रखा है, किसका लेयर पहले दिखेगा? क्लोराइड भी और आयोडाइड भी है दोनों, सॉरी ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों है। इन दोनों का हम अगर लेयर टेस्ट कराएंगे तो किसका लेयर पहले आएगा? पहले वायलेट आएगा या फिर पहले रेडिश ब्राउन आएगा? वायलेट आएगा। क्यों भाई? क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा है? आयोडाइड का, है ना। तो मैंने नोट में यही पॉइंट लिख दिया। देखिएगा कि if Br- and I- both are present, है ना, simultaneously, then violet layer comes first followed by reddish brown due to better reducing nature of I-। कोई दिक्कत है? ये पॉइंट क्लियर है ना भाई? सर ये पॉइंट क्लियर है ना? बोलो बोलो।
सर एक्सेस क्लोरीन वाटर की वजह से येलो सॉल्यूशन बनता है। हाँ, एक्सेस का यहाँ पे येलो बन जाता है, इसमें कलरलेस बन जाता है। अच्छा। आयोडीन में क्या बन जाता है? कलरलेस, है ना। ब्रोमाइड में क्या बन जाता है? येलो। हाँ सर। और मैंने एक लॉजिक ये सिखाया कि अगर दोनों मिक्सचर रहा ना तो पहले कौन सा लेयर दिखेगा आपको? वायलेट, देन क्या दिखेगा? रेडिश ब्राउन। अब आयोडाइड के कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शन है ना। आयोडाइड के कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शन है, हम उनकी भी बात करने वाले हैं। तो आयोडाइड क्या करता है भाई? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ना, अब देखना, आयोडीन अपन ने क्या सीखा था? बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है और हैलोजन बेटर लिविंग रिएजेंट भी होते हैं, है ना। तो अगर मैं कहीं पे आयोडाइड सॉल्ट ऐड करता हूँ HgCl2 में, तो आयोडाइड का तो भाई रिडक्शन होना है ना। ये क्या है भाई? अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो कोई भी एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, देन वो किसकी तरह एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और मरकरी का हाईएस्ट प्लस का 2 था, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। तो इसमें तो रिएक्शन में कुछ चेंज देखने को मिलेगा नहीं, हम क्या बोलेंगे? हैलोजन ही रिप्लेस हो रहा है ना। बट I2 में क्या दिखेगा आपको? I जो है ना, ये इस कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है, और जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसके कलर को आपको याद रखना है। इस कलर को बोलते हैं अपन स्कारलेट रेड पीपीटी। स्कारलेट रेड पीपीटी, है ना। अब ये स्कारलेट रेड पीपीटी में अगर हम एक्सेस ऑफ KI डालेंगे, है ना, तो ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा HgI4-2। तो आपसे कहीं पे ये बोल देना कि स्कारलेट रेड पीपीटी अगर बना है, उसमें आपने KI डाला, इससे लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियल रेडिकल जो अपन ने लिया था ना, वो आयोडाइड। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखना क्या क्या देख सुनो। काउंटर इसमें इसमें हम कोई भी, जैसे आयोडाइड से ज्यादा रिएक्टिव तो कुछ होगा नहीं ना, इसमें काउंटर आयन की बात नहीं करेंगे अपन, है ना। अगर मान लो कि कोई भी आयोडाइड से कुछ ज्यादा रिएक्टिव है, तो मरकरी का नेचर क्या रहेगा? कोवैलेंट लार्जर एनाइन ही चाहिए आपको, है ना। तो लार्जर एनाइन के प्रेजेंस में आयोडीन, आयोडीन की बात करें ना, आयोडीन रिप्लेस होगा। Cl- को I- में रिप्लेस किया। इसमें कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन हो सकता है, जैसे कोई सॉल्युबल है पहले से ना, कोई भी अगर मान लो कि वो साइलेंट वगैरह डालेंगे, साइलेंट से क्या होता है? तो वो सॉल्युबल रहेगा, कंपाउंड कैसा बनता है? सॉल्युबल बनेगा। तो प्रेसिपिटेट बनता है तो आप काउंटर करवाते हो ना सॉल्युबल। कंपाउंड कैसे है? सॉल्युबल है, सॉल्युबल में कैसे काउंटर नहीं हो पाएगा। अब अगर कुछ नया कंपाउंड बनाना है, जैसे मान लो किसी कुछ ऐड कर दिया अपन, है ना, तो पीपीटी बनता हुआ दिखेगा अपने को, तो हम क्या बोलेंगे? भाई रिएक्शन का चेंज। अब ये जो HgI2 है ना, स्कारलेट रेड पीपीटी, इसके पीछे एक लॉजिक रखता है, समझना है कि जब हम इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, नियर बाय 127 डिग्री सी, तो ये सब्लिमेट हो जाता है। क्या हो गया? सब्लिमेशन में पार्टी। आयोडीन, आयोडीन कैसा था? सब्लिमेबल। आयोडीन क्या होता है? सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है ना। तो ये सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या मिलेगा आपको? येलो सब्लिमेट। हम इसको कूल करते हैं, है ना, तो कूल करने से ये फिर येलो सॉलिड में बनता है ना। अब वो येलो सप्लीमेंट है, तो उसको कूल करो तो सेम कलर है, एनर्जी चेंज हो गया। आप देखिए कलर का फंडा क्या होता है, समझा रहा हूं मैं आपको, कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं ना, उसमें एक्साइटेशन होता है। किससे एक्साइटेशन होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल पे। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि HgI2 है, मैंने इसको हीट किया है, तो Hg के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? हायर एनर्जी लेवल पे। अब हायर एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना 10⁻⁻8 सेकंड के लिए स्टेबल होता है, तो ये फिर से क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा, है ना। नीचे की तरफ आने में एनर्जी रिलीज किया, तो अभी इसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी था। अब ये जो एनर्जी जिस रीजन में आएगा ना, हम उस रीजन के अकॉर्डिंग से कलर की बात करें, है ना। तो एक्साइटेशन से ना कलर हमेशा चेंज होता हुआ दिखेगा, है ना। तो एक्साइटेशन के रीजन से कलर चेंज हुआ, ये येलो कलर का पिपेट है। अब इस येलो कलर को आप जब रब करते हो ना, है ना, तो ये फिर से कैसा दिखने लगेगा? स्कारलेट रेड।
रबिंग वाला, कैसे भी रब कर दो यार। ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड, उससे कुछ नहीं, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई येलो से अगर स्कारलेट रेड बनाया तो HgI होगी, तो येलो कलर के तो बहुत सारे कंपाउंड थे ना। येलो जनरली मरकरी का जो भी कंपाउंड बनाते हैं ना, उसमें येलो बहुत आयोडीन ही दिखता है ना। और येलो आपने बहुत सारे पीपीटी देखे थे, तो हो सकता है कोई बोलेगा लड़का भी आयोडाइड है ना। तो हम आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाएंगे कि भाई ये किसका आयोडाइड है, तो हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड से उसको रब कर देंगे। अगर स्कारलेट रेड पीपीटी दिखा तो हम क्या बोलेंगे, भाई पक्का मरकरी वाला है। तब करने से फिर से वही एनर्जी का चेंज आता है। जो भी सॉल्यूशन में बना रहे हैं ना, येलो जो पीपीटी बना था नीचे बैठा हुआ था, हमने ग्लास रॉड लाया है ना, ऐसे ऐसे मूव करा दिया, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हमने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो एनर्जी का रीजन से कलर चेंज। तो कलर चेंज के तीन ही लॉजिक रहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, जहां पे भी एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ना, वहां पे कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। क्लियर। नेक्स्ट है भाई अपना कॉपर +2 के साथ भी आयोडाइड ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या बनाएगा, कॉपर +1 में जा रहा होगा, I2 आयोडाइड I2 में जाएगा। एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर एक्सेस में आयोडीन कहीं पे लेके चलोगे ना आप, तो कॉपर का CuI2 पॉसिबल नहीं होता है, CuI2 पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू हाई स्टेरिक रिपल्सन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, Cu2I2 का व्हाइट पीपीटी, और I3- जो बनाता है ना, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपन जितने भी आयोडीन के रिएक्शन थे ना, हैलाइड के रिएक्शन थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। इसके आगे अपन चलते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फ्लोराइड पे। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, ऑनलाइन बच्चे मेरा ठीक। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही Cu2I2 का। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, आयोडीमेट्री में। कहाँ पढ़े थे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को आपने कहाँ पढ़ा होगा, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़े होंगे, टाइट्रेशन। फ्लोराइड के लिए ना एक ही टेस्ट आपको याद रखने हैं बस, है ना। 2 पॉइंट पूरे फ्लोराइड में, छोटे छोटे से टॉपिक अब आएंगे, है ना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। 5 मिनट में देखिएगा आपको एक एनाइन खत्म हो जाएगा, है ना। 5 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ और जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी फ्लोराइड है ना, वो सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक फ्लोराइड, और भी इनका लिस्ट है, बट जो सॉल्ट एनालिसिस में क्वेश्चन पूछता है ना, वो इन्हीं दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। एक बेरिलियम का फ्लोराइड, दूसरा सिल्वर का फ्लोराइड। ये इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, याद रखिएगा कि बेरिलियम फ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बाकी जितने भी फ्लोराइड रहेंगे वो सॉल्युबल होंगे। टेस्ट विद एसिड, इसको बोलते हैं भाई इचिंग टेस्ट, है ना। क्या होता है समझना है। तो जब अपन ने इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देखा था ना, तो व्हाइट फ्यूम्स निकल रहा था, बट क्या कंपाउंड बनेगा इसके पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो समझते हैं इसको कि फ्लोराइड आयन ना कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ H+ एक्सेप्ट करेगा, है ना। और HF नेचर में ना डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। HF कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आप जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवा रहे थे ना, वो टेस्ट ट्यूब किसका होता है, ग्लास का। ग्लास का प्राइमरी मटेरियल सिलिका। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ये होती है कि ये सिलिका के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देगा, SiF4 का फॉर्मेशन, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो SiF4 बना था, उसमें एक और ग्लास रॉड लेंगे, उसको वाटर में डीप करके यहाँ पे लेके जाते हैं, है ना। ग्लास रॉड को वाटर में डीप करेंगे, फिर से SiF4 में डाल देंगे। डायरेक्ट क्यों नहीं डाल सकते, हाइड्रोलाइसिस अपन कराएंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ा सा फास्ट होगी, है ना। तो हम ग्लास रॉड को वाटर में डाले, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं ग्लास रॉड। या मान लो कि कोई टेस्ट ट्यूब ही ले लिया आपने, उस टेस्ट ट्यूब में वाटर भर दिया और इस सॉल्यूशन में टच कराओ, क्लोराइड क्या करेगा, इस टेस्ट ट्यूब को भी ब्रेक कर देगा, है ना। तो जितना भी वाटर है ना, वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, है ना।
तो इसके बाद आपको क्या दिखेगा, सैलिसिक एसिड का व्हाइट फ्यूम्स बनता हुआ दिखता है। क्या दिखता है, सैलिसिक एसिड का व्हाइट फ्यूम्स। सैलिसिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो SiF4 है ना वो रिएक्ट करेगा, है ना। ये कंपाउंड स्टेबल हो गया, फ्लोराइड हट गया। देखो सैलिसिक एसिड में फ्लोराइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे फ्लोराइड का कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है, क्या बना होगा, H4SiO4। ये पूरा रिएक्शन एक्चुअली जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया था ना पहले, उस टेस्ट ट्यूब में देखो ऐसा प्रोसेस होता है। हमने यहाँ पे एक पाउडर रखा फ्लोराइड का, कोई भी सॉल्ट है, हमने इसमें क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनाएगा ये, H2F2। क्या बनाएगा, H2F2। एसिड डालने से थोड़ा सा लिक्विड आया होगा सॉल्यूशन में, है ना। अब ये जो है ना, ये ट्यूब जो है रखा है ना, ये ट्यूब से ही ये सिलिका को एब्जॉर्ब करने लगता है और ट्यूब को खा जाएगा। अब ट्यूब का स्ट्रेंथ तो रहता है ना थोड़ा सा कम, पूरा तो रिएक्शन करेगा नहीं। आपने जो सॉल्ट रखा है वो तो पाउडर फॉर्म में लेस अमाउंट का, कल लार्ज रखोगे तो ट्यूब ही बस्ट कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अपन फ्लोराइड का जो सॉल्ट जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं ना, वो एक्सप्लोसिव करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ट्यूब को ही ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, ट्यूब को ब्रेक कर देगा, है ना। तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, लास्ट में ना जो हम ग्लास रॉड से हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिलिसिक एसिड का व्हाइट फ्यूम्स। तो यही क्वेश्चन एक बनता है भाई कि अगर सिलिसिक एसिड का व्हाइट फ्यूम्स अगर कहीं किसी रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, दैट मींस इनिशियल रेडिकल क्या था, आप क्या बोलोगे, इनिशियल रेडिकल इज फ्लोराइड है। क्लियर है। दूसरा है भाई अपना रिएक्शन टेस्ट विद CaCl2 और MgCl2। कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, व्हाइट PPT बनता है। तीसरा रिएक्शन जो है ना FeCl3 का, ये थोड़ा सा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा इस फैक्टर को। तो अगर मान लो कि मैं किसी भी फ्लोराइड सॉल्ट में FeCl3 ऐड करता हूँ, है ना, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, Na3FeF6। इस कंपाउंड को ना हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स को मैं डिफाइन करूंगा, एक परफेक्ट, एक इम्परफेक्ट, है ना। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो अपने एनाइन का टेस्ट नहीं देते हैं, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो अपने एनाइन का टेस्ट देते हैं, है ना। तो भाई ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT था, और जब हम इसमें थायोसाइनेट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, थायोसाइनेट, है ना। तो आपने बहुत जगह ये रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक है, और यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक में ही अपन ने देखा कि Fe और HCl ना आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बना लेता था। क्या बनाता था, ब्लड रेड सॉल्यूशन। बट जब हम इस कॉम्प्लेक्स में HCl ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट का ही फॉर्मेशन जो था ना वही प्रेसिपिटेट रहा है। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई भी एक हैलाइड सॉल्ट है जो FeCl3 के साथ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बताइए भाई वो इनिशियल हैलाइड क्या था। आप आंसर क्या बोलोगे, फ्लोराइड के साथ। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हैलाइड टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है भाई अपना बोरेट टेस्ट। अब बोरेट टेस्ट का जो भी लॉजिक अपन लेंगे ना, आपने P ब्लॉक जब पढ़ा होगा ना, ग्रुप नंबर 13 और 14, बोरोन फैमिली, है ना। तो बोरोन फैमिली में हमने बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट देखा था। बच्चे को याद नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हीटिंग इफेक्ट, है ना। बाकी याद रहना चाहिए वाले फंडे कि बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं ना 100 डिग्री C पे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाता है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, HBO2। इसको बोलते हैं अपन मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, मेटाबोरिक एसिड। अब इसको मेटा अपन ने बोला है ना, इसलिए इसका नेम हम क्या रख देते हैं, पैरा रख देते हैं, है ना। ये सॉरी मेटा है ना, इसको ऑर्थो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई इसको, ऑर्थो। जो मेटा बना है ना, ऑर्थो का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल बोलेंगे ये मेटा बनाया था, तो मेटा को रिलेट करने के लिए ऑर्थो लगा दिए, है ना। ऑर्गेनिक वाला ऑर्थो मेटा कह रहा होगा। अब इसको और हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो ये बनाता है भाई टेट्राबोरिक एसिड, या इसको बोलते हैं पायरोबोरिक एसिड। एंड पायरोबोरिक एसिड को अगर हम 140 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे,
तो ये क्या बनाएगा, एनहाइड्रस बोरिक एसिड है ना, ये B2O3 है, क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस बोरिक एसिड। तो फंडा ये होगा कि नेचर में जो बोरेट है ना वो बहुत कम फॉर्म में अवेलेबल रहता है, BO3 माइनस का जो फॉर्म है ना वो स्टेबल नहीं है, तो नेचर में बहुत कम अवेलेबल है। तो जनरली जो बोरेट आयन है ना वो टेट्राबोरेट फॉर्म में स्टेबल रहता है, टेट्राबोरिक एसिड अपन लिखते हैं ना। जब भी अगर कहीं पे क्वेश्चन में बोरेट लिखा रहे या फिर B4O7-2 लिखा रहे, इन दोनों का मीनिंग सेम, इन दोनों का मीनिंग सेम है ना। तो इसको भी हीट करोगे तो हमें बोरेट ही मिलेगा, है ना। बोरेट से भी रिएक्शन दोनों में से कोई भी गिवन रहे, आप ऑलवेज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन BO3 माइनस के रेफरेंस में ही करना। अब पहला रिएक्शन क्या होता था, टेस्ट विद एसिड, है ना। तो जब हम बोरेट आयन में कंसंट्रेटेड H2SO4 और वाटर ऐड करते हैं, हमने इस कंपाउंड को थोड़ा सा हीट किया, है ना। तो हीट करने से क्या बना लिया, बोरिक एसिड। क्या बना लेगा भाई, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड का फ्यूम्स निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स, दैट मींस कलरलेस था। तो बोरेट आयन के आइडेंटिफिकेशन में भी अपने क्या देखा था, व्हाइट कलर का ही फ्यूम्स निकलता है, इस फ्यूम्स निकलता बोरिक आयन का व्हाइट फ्यूम्स। ऑनलाइन बच्चे ये मेरा वॉइस क्लियर है, ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है। अब देखना इसमें रिएक्शन और है जिसपे थोड़ा सा फोकस करना रहता है। अगर मान लो मैं हीट गायब कर दूं ना, देखो यहाँ पे हीट मैंने नहीं लिखा है, लास्ट वाले रिएक्शन में हीट था बट यहाँ पे हीट मैंने गायब कर दिया। तो अगर हीट यहाँ पे नहीं गिवन रहे ना तो हम क्या बोलेंगे, बोरिक एसिड का व्हाइट PPT बनता है। क्या बनता है भाई, व्हाइट PPT बनता है। अगर हीट रहा तो ये फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये व्हाइट PPT के पीछे लॉजिक क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड आपने जब ग्रुप नंबर 13 पढ़ा होगा ना, तो बोरिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं आपस में, है ना। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता था जिसमें बहुत सारे बोरिक एसिड ऐसे कंबाइन रहते थे, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, केज नहीं होता, केज तो वाटर वाला रहता है, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये क्या बनता है भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने ये PPT का फॉर्मेशन किया होगा। पर जैसे मैं इसको हीट करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम हो रहा होगा, हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम, फिर से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्यूम में व्हाइट कलर का फ्यूम बना लेगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैराग्राफ वाले फॉर्म में, है या कहीं पे डायरेक्ट पूछ लेगा रीजन असर्शन में कि हीट करने से डायरेक्ट व्हाइट फ्यूम्स निकलता है, और अगर हीट गायब कर देंगे तो पहले व्हाइट PPT मिला होगा एंड आफ्टर हीटिंग हमें क्या मिलता है, फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपका? नेक्स्ट रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। इसको बोलते हैं अपन टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इथेनॉल मिथेनॉल, है ना। अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ये फ्लेम टेस्ट भी है, तो क्या बोलते हैं अपन, फ्लेम टेस्ट भी। लॉजिक समझिएगा कि हम क्या करते हैं ना भाई, एक सॉलिड मिक्सचर लिया है, उसी सॉलिड मिक्सचर में हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि इनिशियल कंपाउंड में बोरेट है या नहीं है। तो आपने उस सॉलिड मिक्सचर को कंसंट्रेटेड H2SO4 और मिथेनॉल इथेनॉल के मिक्सचर में ऐड कर दिया है ना, और आप उसको हीट करते हो। तो हीट करने से ना मेरे को ग्रीन कलर का फ्लेम मिला। क्या मिला, ग्रीन कलर का फ्लेम मिला। चलिए जो सॉलिड मिक्सचर है इसको मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 में डीप किया, फिर इथेनॉल को सॉल्यूशन में डीप किया, इसको फ्लेम पे जाके हीट किया, है ना। हीट करने से क्या मिलेगा अपने को, ग्रीन कलर। क्या मिलेगा, इस चीज को हीट करने से हम ग्लास और वाटर क्या लेते हैं, जैसे सॉल्ट का पाउडर है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिक्विड फॉर्म में रहता है, मिथेनॉल भी लिक्विड फॉर्म। हमने टेस्ट पहले उसमें क्या डाला, मिथेनॉल में डाल दिया ग्लास वाटर, फिर एक बार H2SO4 में उसी ग्लास वाटर को डाल दिया, दोनों अटैच हो गए होंगे। इन दोनों सॉल्यूशन वाले को मैं कहाँ पे डालूंगा, पाउडर में। पाउडर कुछ अटैच हुआ होगा, उसको कहाँ जाएंगे, फ्लेम पे ले जाएंगे, है ना। फ्लेम में क्या दिखा, ग्रीन कलर का फ्लेम अगर निकलने लगे तो आप क्या बोलोगे, वो फ्लेम टेस्ट है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, समझिएगा इस पॉइंट को। हो क्या रहा होगा रिएक्शन में, अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को कि हमने जो बोरेट आयन लिया था ना,
वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। मैंने बोरिक एसिड को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया, BOH के होता है इसको, दिक्कत नहीं। तो देखो इस रिएक्शन को ना आप ऑर्गेनिक की स्टेरिफिकेशन से रिलेट करना। क्या रिलेट करना, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक एसिड दूसरा अल्कोहल। क्या रहता था भाई, एक एसिड दूसरा अल्कोहल। रिएक्शन कहाँ करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना। तो क्या होगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एक का OH और एक का H गायब होगा, है ना। कहाँ पे OH दिख रहा है भाई आपको, इधर OH दिखा इधर H दिखा, तो 3 मोल ऑफ H2O बाहर कर देंगे, क्यों, डिहाइड्रेटिंग नेचर के रीजन से, है ना। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, BOCH3 का होल थ्राइस। इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल बोरेट। क्या बोलते हैं, ट्राइमिथाइल बोरेट, है ना। और इसी कंपाउंड को ना हम इनऑर्गेनिक एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये ऑर्गेनिक की स्टेरिफिकेशन जैसा रिएक्शन था, तो हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एस्टर। ये जो इनऑर्गेनिक एस्टर है ना, ये ग्रीन कलर का फ्लेम देता है ना। ये जो इनऑर्गेनिक एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का फ्लेम। ये क्या दिया भाई, ग्रीन कलर का फ्लेम। अब लॉजिक सीखना है अपने को एक लॉजिक सीखना है। ध्यान देना भाई कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे जब हम फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे क्राइन भी दिखेंगे आपको जो ग्रीन कलर का फ्लेम, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई, सॉल्ट में कटाई नहीं कर सकता। नीचे लिखा हुआ नोट में देखना पॉइंट, कि आर्सेनिक, बेरियम और कॉपर ये भी ग्रीन कलर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम टेस्ट, है ना। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई ये बोरेट भी हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट कोई कॉपर भी हो सकता है, कॉपर का भी फ्लेम, है ना। तो हमने इसको एक बार फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए ना, इस सॉल्यूशन में मिथेनॉल इथेनॉल की जगह ना कोई और केमिकल यूज करते हैं, एंड दैट केमिकल विल बी फ्लोरस्पार। क्या यूज करते हैं, फ्लोरस्पार। मैं पहले पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन दूसरे पॉइंट। नोट के पहले पॉइंट में देखना, अच्छे से लिखा हुआ है, बेरियम, कॉपर और आर्सेनिक ये भी ग्रीन कलर का फ्लेम देते हैं। सो हम इस रिएक्शन के हेल्प से ना वोलेटाइल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई बोरेट ही होगा, है ना। क्योंकि पाउडर था, पाउडर में कॉपर भी हो सकता है, पाउडर में बेरियम भी हो सकता है, पाउडर में आर्सेनिक भी हो सकता है। तो हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए मिथेनॉल इथेनॉल की जगह फ्लोरस्पार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्लोरस्पार, CF2, है ना। CF2 भी बोलते हैं फ्लोरस्पार। ये है मेटलर्जी। क्या है ये, मेटलर्जी में अपन ओर पढ़ेंगे, कैल्शियम का ओर होता है फ्लोरस्पार। अब ये क्या होता है, या तो बोरेट लो या फिर B4O-7 लो, दोनों का मीनिंग सेम। तो हमने क्या किया, इसको और आइडेंटिफाई करने के लिए, ये बोरेक्स है, बोरेक्स में कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाइट डाले और CF2 पाउडर, इसका सॉलिड पेस्ट बना लिया। क्या किया, सॉलिड पेस्ट। और ग्लास ट्यूब की पे इसमें डीप किया पेस्ट में, तो पेस्ट का बहुत सारा पार्ट ग्लास ट्यूब में आके स्टिक कर गया। अब इसको फ्लेम पे हीट करते हैं। क्या हीट करते हैं, फ्लेम पे, है ना। तो फ्लेम पे हीट करने से क्या होगा, अगर एक्सट्रीम वोलेटाइल फ्लेम अगर जनरेट हो गया, जैसे रखो ना, बहुत ज्यादा फ्लेम का जनरेशन हुआ और बहुत ज्यादा ग्रीन कलर, दैट मीन्स आयन क्या था अपना, बोरेट। कॉपर के केस में वोलेटाइल फ्लेम नहीं है, कॉपर के केस में हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। अगर वोलेटाइल फ्लेम बन रहा है, दैट मीन्स हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल रेडिकल था ना, वो बोरेट है। बड़ा फ्लेम बन जाएगा और बहुत जल्दी ही फ्लेम प्रोड्यूस कर। कॉपर रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, हर एक मेटल का अपना टेम्परेचर होता है एक्साइटेशन का, है ना। तो दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं आपको, एक इनऑर्गेनिक एस्टर क्या होता है, पूछ लेगा कि इनऑर्गेनिक एस्टर का फार्मूला क्या है। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइमेथाइल बोरेट जो है ना, इसी को हम इनऑर्गेनिक एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनऑर्गेनिक एस्टर बोलते हैं। कुछ और टेस्ट है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा टेस्ट। तो भाई जो इनऑर्गेनिक एस्टर बनाना, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो स्टेरिफिकेशन का अपोजिट रिएक्शन क्या था, हाइड्रोलाइसिस। क्या बनता था, एसिड और अल्कोहल। यहाँ पे भी देखना, एस्टर को हीट किया, क्या बना, एसिड और अल्कोहल, समझा। अब हम क्या करते हैं ना, नीचे जो लिखा है, नीचे ये जो लिखा हुआ है देखना। अब हम
एसिड में ना F माइनस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? F माइनस। क्यों ऐड कर रहे हैं? लॉजिक समझना है भाई। H3BO3 में जो बोरोन है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना। तो F माइनस अगर डालोगे तो इनिशियली जो रिएक्टेंट था ना वो एसिडिक है, H3BO3 एसिडिक नेचर है ना। बट F माइनस डालते ही अगर सॉल्यूशन का नेचर अल्कलाइन हो जाए ना, दैट मीन्स हम ये सिक्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन था ना भाई, उस इनिशियल मिक्सचर में बोरेट आयन है ना। अगर एसिडिक सॉल्यूशन अल्कलाइन बन जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई? बोरेट है ना। BF4 और OH माइनस अल्कलाइन बन गया। इसी के रीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। क्या कर लिया होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। तो H प्लस अगर लिया होगा भाई कहीं से, OH माइनस रिलीज कर देगा। मेरा वॉइस क्लियर है ऑनलाइन बच्चे? ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टेस्ट है अपना AgNO3 के टेस्ट। कोई नहीं पूछेगा आपसे है ना कि बोरेट का जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनेगा? AgBO2 बनेगा। व्हाइट पीपीटी था। कहाँ कहाँ सॉल्युबल होगा? AgNO3 सॉल्युबल होता था, अमोनिया के साथ टॉलेंस रिएजेंट सॉल्युबल था, सल्फर का एसिड भी सॉल्युबल होता है। अगर हम इसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा? क्या बन गया? बोरिक एसिड है ना। PO2 फ्री हुआ, वाटर में क्या बना लिया? H2PO3। ये पॉइंट भाई सबको क्लियर है ना? टेस्ट विद AgNO3 क्लियर है ना भाई मेरे? टेस्ट विद AgNO3 क्लियर है ना सबको? एक बार कंफर्म करिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नोट डाउन कर लो। ओके नेक्स्ट है भाई ऑक्सिलेट C2O4। जितने भी ऑक्सिलेट है वो सब सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट बेरियम और सिल्वर। टेस्ट विद एसिड भाई, अगर इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। अब इस ऑक्जेलिक एसिड में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। ये क्या करेगा? इससे वाटर निकाल देगा। क्या करेगा भाई? वाटर निकाल देगा। क्या बना? कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था इसका? लाइम वाटर को मिल्की करना है ना। दो गैस निकलती थे कलरलेस, दोनों गैस निकलते थे कलरलेस है ना। CO भी कलरलेस, CO2 भी कलरलेस। अब इस पूरे मिक्सचर को, जो गैसेस मिक्सचर था ना, उसको लाइम वाटर से हम पास कराते है ना। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, लाइम वाटर मिल्की अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे भाई? इसमें CO2 था, ऑक्सिलेट होगा। क्या होगा? ऑक्सिलेट होगा, व्हाइट कर देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को टेस्ट डायरेक्ट नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि दोनों कलरलेस है ना। दोनों क्या है? कलरलेस। तो हम उसको क्या करते हैं? फ्लेम वगैरह बर्न करके ही देखेंगे। एक जो रहेगा वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगा, एक थोड़ा हाई टेम्परेचर पे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड क्या दिखेगा? थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाई टेम्परेचर पे वो फ्लेम का बॉन्ड। ठीक है। तो फ्लेम के कलर के अकॉर्डिंग जो हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पूरे मिक्सचर को अगर मेरे को चेक करना है तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ अगर कोई लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है तो वो ऑक्सीजन है ना। कार्बोनेट और सल्फाइड आयन क्या करते थे? डाइल्यूट के साथ करते थे है ना। ये कंसंट्रेटेड है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। टेंशन टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। क्या पूछेगा भाई? दोनों तो पीपीटी ही बनाएंगे, व्हाइट पीपीटी, बेरियम और कैल्शियम, दोनों ही व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं। बट इसके सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेरियम ऑक्सिलेट जो रहेगा ना भाई, वो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है,
जबकि कैल्शियम क्रोमेट जो होता है ना वो एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है। क्यों? आप लोग थोड़ा सा लॉजिक याद करोगे, बताओगे क्या हो सकता है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्ट में पूछे ना, आप ऑलवेज फैजांस भैया को याद रखो, है ना? हमका सॉल्यूशन कौन देगा? फैजांस रोल। कौन देगा? फैजांस रोल, है ना? तो एक बार लॉजिक थोड़ा सा बताएंगे कि बेरियम क्यों एसिडिक एसिड में सॉल्युबल है और कैल्शियम एसिडिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा सोचिएगा फिर आंसर बताइए। आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा साइट में। और पोलराइजिंग और कोवैलेंट, है ना? बीए और सीए में ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? बीए। और जिसमें कंपाउंड में मोर पोलराइजेशन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज मोर आयनिक देन बेरियम ऑक्सीलेट, है ना? सो कैल्शियम ऑक्सीलेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, BaC2O4 सॉल्युबल होगा। ऑनलाइन बच्चे इसका लॉजिक समझ में आया आपको? मैं लिख देता हूँ साइड में कि बेरियम ऑक्सीलेट ना, ये जो भी फंडा अपन लगा रहे हैं वो फैजांस रोल का। है ना? तो मोर पोलराइजेशन किसमें होगा? बेरियम में। मोर पोलराइजेशन कंपाउंड में कहाँ होगा? बेरियम में। और पोलराइजेशन अगर हाई है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हाई रहने वाला। और कोवैलेंट कैरेक्टर अगर हाई है तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल भी ज्यादा होने वाला। ऑनलाइन बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन है आपका? सर ओके, देन हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। बेरियम ऑक्सीलेट में ना कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 है ना? अगर हम इस बेरियम का तो रिएक्शन साइज को, ज्यादा, क्या फिर से बोलो? फिर बेरियम का तो साइज ज्यादा होता है तो वो मोर पोलराइजेशन कैसे करा? अरे भाई चार्ज जो भी रहेगा ना, टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे, ऑक्सीलेट आयन का भी तो साइज सेम ही रहेगा ना। कैटाइन के में क्या देखते थे अपन? साइज का फंडा देखते थे ना। सर हेलो? तो जहाँ पे हाँ सर। चार्ज डेंसिटी अगर थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा आपको, हम क्या बोलेंगे? किसी और एनाइन को ना इजिली अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो कर सकता है। ठीक है? हेलो? हाँ सर। कंपाउंड के नेचर के अकॉर्डिंग टू ही अपन डिसाइड कर पाएंगे। आप ऐसे समझो, कैल्शियम और बेरियम में मोर आयनिक कौन सा रहेगा? कैल्शियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर दिख रहा होगा। हेलो? हाँ कैल्शियम छोटा वाला है ना, जो छोटे वाले में बॉन्ड लेंथ छोटा किसका होगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट का। बेरियम ऑक्सीलेट का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा लार्जर होगा, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है भाई? ठीक है सर। अब रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो भाई 3 ही टाइप के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे एसिडिक मीडियम में। परमैंगनेट या डाइक्रोमेट या फिर क्लोरीन वाटर यूज करते हैं या फिर ब्रोमीन वाटर। तो बेरियम ऑक्सीलेट में कार्बन +3 में है। हमने इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दिया, H+ और MnO4- में। एक है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है OA। इसका क्या होना भाई? रिडक्शन। एसिडिक मीडियम में Mn+7 कहा जाता है +2 में, कलरलेस, है ना? तो कार्बन +3 से कहा जाएगा +4 में। अगर मान लो कि कोई भी रिएजेंट MnO4 के पिंक कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? वो बेरियम ऑक्सीलेट होगा या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट होगा। बाकी और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्पेसिफिक पॉइंट देखना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना? नेक्स्ट है भाई टेस्ट विथ AgNO3। AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाता है भाई? सिल्वर ऑक्सीलेट का व्हाइट PPT बनता है। और इसको अगर हम बॉयल करेंगे तो Ag2O का कंपाउंड बनेगा, CO2 और CO निकलना है। अगर CO2 और CO दो रिलीज हो रहा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सीलेट है। क्या है? ऑक्सीलेट, है ना? आप ऐसे बोलते हो C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा? +3।
एक +2 में जा रहा है, एक +4 में जा रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो हीट करने से ना ऑक्सीलेट का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है भाई टेस्ट विद हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। इसमें थोड़ा सा फोकस करना आप लोग, है ना। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि हम क्या करते हैं भाई, मैग्नीज सल्फेट का ना रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं। क्या बनेगा? MnOH का होल ट्वाइस। MnOH का होल ट्वाइस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है MnOOH के होल ट्वाइस के फॉर्म, है ना। अब जब हम इस MnOOH के होल ट्वाइस में ऑक्सीलेट को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, है ना, तो कंसंट्रेटेड एसिड का काम क्या है भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, तो इससे वाटर निकालेगा OH के फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्सीलेट जो है +3 वाला हमेशा +4 में जाएगा, ठीक है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट है ना भाई, तो वो कहाँ जा रहा है भाई? ऑक्सीलेट को +3 से कहाँ कन्वर्ट कर देगा? +4 में। अब एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का क्या होना? जंक्शन। तो Mn+4 से कहाँ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा? +3 में, है ना। तो रेड कलर का हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। अगर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिले दैट मींस आप क्या बोलोगे? मैग्नीज ऑक्साइड ने ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट। ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, बट कभी कभार किस्मत अगर खराब रहे ना तो भाई कुछ भी पूछ सकता है ना। इसको भी एक बार कॉपी करिए। और ये भी भेज दूंगा अभी, चलेगा। चलिए देन अपन क्लास ए खत्म कर दिया आपने। क्लास ए खत्म। क्लास ए क्या थे? क्लास ए में 2 सब ग्रुप था। सब ग्रुप 1 डाइल्यूट एसिड, सब ग्रुप 2 कंसंट्रेटेड एसिड। उन दोनों को मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आते हैं अपन क्लास बी पे। क्लास बी में मैंने बताया था इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 में। जो सब ग्रुप 1 वाले कंपाउंड थे ना, ये वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देते थे। क्या देते थे? PPT। और क्लास सब ग्रुप 2 जो रहेगा वो रेडॉक्स देते थे। क्या देते हैं? रेडॉक्स। तो यहाँ पे सारे रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। मैं एक जगह थोड़ा सा लिखा मिले आपको, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया, है ना। देखिएगा कुछ भी नया नहीं दिखेगा आपको। जैसे पहला रेडिकल है सल्फेट। पहला क्या है भाई? सल्फेट। तो सल्फेट में हमेशा PPT के बेसिस पे ही फोकस करना। बेरियम सल्फेट, जितने भी सल्फेट है सबके व्हाइट PPT बनते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट मरकरी, है ना। 3 के व्हाइट, 1 के येलो। 3 के व्हाइट, 1 के येलो। बेरियम क्लोराइड के साथ BSO4, लेड नाइट्रेट के साथ PbSO4, AgNO3 के साथ Ag2SO4 व्हाइट। HgCl2 के साथ ये है बेसिक मरकरी सल्फेट, है ना। पूछ लेगा कि कोई कंपाउंड क्या बना है, तो मैंने बताया था मरकरी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो कंपाउंड क्या बनेगा अपना? बेसिक। नहीं होता है, वे बताया था ना। ये बेसिक मरकरी, मैं लिख दे रहा हूँ, नाम लिख दे रहा हूँ, बेसिक मरकरी सल्फेट है ना। तो बेसिक मरकरी सल्फेट येलो होता है, बाकी सल्फेट व्हाइट। बाकी सल्फेट व्हाइट। अब देखना बेरियम सल्फेट कहाँ कहाँ इंसॉल्युबल होगा। तो वार में डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है भाई? ये इंसॉल्युबल होता है। बट अगर इसी को बॉयल कर दो और कंसंट्रेटेड रख दो तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों भाई? हाई टेम्परेचर पे सारे कंपाउंड ब्रेक हो जाएंगे। तो फ्री एल्स में अगर कन्वर्ट हुआ दैट मींस कंपाउंड सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। नहीं होगा। कैसे होगा? सल्फेट सल्फेट में ही बॉयल करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? PbSO4 जो है ना भाई, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल होता है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर या हाई रिएक्टिविटी। लेड का एसीटेट अपन ने सॉल्युबल लिखा था, है ना। लेड का टार्ट्रेट भी सॉल्युबल होता है। और लेड के एम्फोटेरिक नेचर के रीजन से एक्सेस ऑफ NaOH में भी ये कंपाउंड सॉल्युबल है ना। सारे रिएक्शन अपन ने पढ़ लिए हैं पहले ही। मैं एक जगह बस कलेक्टिवली इसको लिख दें, है ना। नोट के कुछ पॉइंट दिखने जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर कहीं पे हम इस व्हाइट PPT को ना किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें तो कार्बन जो होता है ना कोप पार्टिकल्स, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये सल्फेट को कहाँ कन्वर्ट कर देगा? सल्फाइड में। +6 को कहाँ कन्वर्ट कर देगा?
एंड बेरियम का कार्बोनेट बना लेगा, तो कार्बोनेट भी क्या बना होगा, व्हाइट पीपीटी, है ना, और CO गैस यहाँ से रिलीज कर देता है। अगर कहीं पे Na2S जो था ना, इसको अगर हम हीट करते हैं तो Na2S को हीट करने से ये किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस S-2, और इस S-2 में अगर हम सिल्वर डालते हैं, सिल्वर पाउडर, है ना, तो ये क्या बना लेगा, ब्लैक कलर का Ag2S का पीपीटी। तो ये भी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का फंडा पूछा जाएगा कि भाई एक बेरियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट में आपने कोई एक कंपाउंड ऐड कर दिया है, जनरली रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेता है, Na2CO3 प्लस BaSO4 प्लस अननोन कंपाउंड, है ना, क्या बना रहा है, ये पूरा प्रोडक्ट लिख देगा, Na2S BaCO3 प्लस CO, है ना, तो अननोन कंपाउंड क्या होगा ये पूछ लेगा, आगे इसी को सीक्वेंस में बढ़ा देगा भाई, है ना, Ag की जगह B लिख देगा, तो ए और बी बताओ क्या होगा, है ना, तो बी क्या होगा, Ag, ए क्या होगा, का। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भाई पहली बार बेरियम सल्फेट का पिंक पीपीटी मिलता है, बाकी बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। तो लॉजिक समझना है क्यों ऐसा होता है। तो हमने सोडियम सल्फेट लिया है, यानी सल्फेट सॉल्ट, है ना, इसका सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाए, और सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, सोडियम रहे तो सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, है ना, हर हर एक रेडमेड का टेस्ट के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाते थे ना, वही वाला फंडा है। हमने उसमें BaCl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ MnO4, है ना, इसका कलर पिंक था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों रिएक्शन कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट, है ना, क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी। बट आप उसी कंटेनर में क्या रख रहे हो, MnO4 भी रख रहे हो, MnO4 का कलर पिंक था। बेरियम सल्फेट क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ MnO4 माइनस को एडजॉर्ब कर लेता है, सरफेस से एब्जॉर्ब, क्या कर लेगा, एडजॉर्ब, है ना, तो भाई अंदर से तो व्हाइट ही दिखेगा, लेयर हमारा पिंक दिख रहा है ना, बट जैसे ही अपने इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला ना H2O2, तो H2O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दिया, बट बेरियम सल्फेट का जो पिंक कलर है ना, वो डाइव नहीं है ना, क्यों नहीं होता बता रहा, बेरियम सल्फेट ने कुछ पहले एब्जॉर्ब किया, बहुत टाइम के लिए वाटर है, वाटर में कलर क्या होता है भाई, प्रोपोगेट करने लगता, मूव करता है ना, तो बहुत सारे अंदर भी पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया होगा बेरियम, है ना, तो अगर H2O2 लेके चलोगे तो जो बाहर लगे हुए MnO4 है ना, उसी को रिड्यूस कर पाएगा, जो अंदर चला गया, जो फील्ड हो गया भाई, उसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, उसके रीजन से बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है, पिंक होता है, और कल थोड़ा सा फेड होगा, लेकिन अभी भी आपको व्हाइट जो था ना, व्हाइट नहीं दिखेगा, पिंक। तो पूछता है भाई कि बेरियम सल्फेट पिंक पीपीटी किसके प्रेजेंस में बनाता है, आप क्या बोलोगे, MnO4 माइनस के प्रेजेंस, देखता हूँ, तो भाई तो पीपीटी ही पिंक बोलेंगे ना, पीपीटी पिंक ही रहेगा, है ना, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ MnO4 माइनस ऑन BaSO4। चलिए इसको अगर कॉपी कर लिए होंगे देन चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। कल हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्ट एनालिसिस। कल की क्लास में लास्ट में अगर थोड़ा टाइम बचेगा ना, तो हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना? सॉलिड स्टेट, एमाइन, बायोमोलिक्यूल्स, POC, है ना, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉलिड करेंगे तो जितना ये हो कब सकता होगा है। टेस्ट, टेस्ट होगा क्या? टेस्ट आपका 30 तारीख को होगा, ऑफलाइन मोड। और टैब ले जाके या एक बार दिखा, एक बार मैं देख के बता देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट वेट करो। CBT बेस्ड या पेन पेपर? ऑफलाइन, ऑफलाइन, 1 सेकंड वेट कर ले। 1 मिनट के लिए वेट कर लोगे तो सही रहेगा।
इसमें तो भाई ऑफलाइन ने लिखा है 31 को जेई एडवांस है और 30th को जेई मेंस है। फेज 5 टेस्ट ऑफलाइन। फिजिक्स में तो मैग्नेटिज्म, एक बार ईएम वेव्स। केमिस्ट्री में एमाइन बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, पीओसी, क्वालिटेटिव सॉलिड स्टेट। मैथ्स में है इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सर एक बार मैम आके बोल के गई थी क्या ऑफलाइन में भी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, मतलब टैब लेके आना पड़ेगा ऐसा कुछ, टैब या डिवाइसेस कुछ भी? पता नहीं, फिर हो सकता है, नहीं पता। एक बार आप बैच मेंटर को कॉल कर लीजिएगा, वो अच्छे से गाइड कर दे। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक वीकडे में मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर एक दिन मैं आपको लिंक भेजूंगा वीकडे का, तो आप अटेंड कर सकते हैं आप लोग। हाँ सर। आप तो वीकडे का वो क्या वीकडे में ना मंडे से या डेट क्या है ट्यूसडे से, उनकी? ट्यूसडे से मान के चलो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। हेलो, ट्यूसडे को मेरा क्लास ठीक है रहता है सर। 4, ट्यूसडे को 4 to 6 रहता है। आप लोग फ्री रहते हैं क्या उस टाइम में? सर कर पाएंगे क्लास? देखिए, अगर कर पाएंगे तो 4 to 6, और एक दिन फ्राइडे को 2 घंटे का रहता है। तो अगर मैं भेज दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं तो कर लेना, नहीं तो आपके बैच में तो फिर कराना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। मैं 30 को एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ा सोच रहा था कि 2 क्लास अगर कर लोगे ना, तो कुछ ही क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना। ठीक है भाई। दोनों दोनों क्लास आप रख दीजिए। हाँ, तो मैं रख दूंगा दोनों क्लास, जो रहेगा ना मैं भेज दूंगा लिंक आपको, है ना। बोल दूंगा, नीचे भी बोल दूंगा शेड्यूल कर देने के लिए। ठीक है। कल की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो मंडे की क्लास में इंट्रोडक्शन वहां पे करवा दूंगा, है ना। या मंडे वाले लिंक में, मंडे को 1 घंटे का क्लास ही रहता है मेरा, लास्ट क्लास 7:10 to 8:10। मैं आप लोग से एक बार पूछ लूंगा, ठीक है। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? मैं आप लोग से एक बार ग्रुप पे पूछ लूंगा, उसके अकॉर्डिंग टू फिर क्लास शेड्यूल कर लेंगे। चलिए भाई, पहले अपन इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है भाई अपना फॉस्फेट आयन। क्या आया? फॉस्फेट आयन। अब फॉस्फेट आयन में भी भाई एक ही टेस्ट मेन है, जो कि पहला दिख रहा होगा। ये है टेस्ट विथ अमोनियम मोलिब्डेट आयन है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। होता क्या है कि भाई फॉस्फेट को ना हमने हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहे होंगे। मोलिब्डेनम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हाईएस्ट, है ना। और नाइट्रोजन का भी HNO3 में +6 है। और टेम्परेचर कंडीशन है ना, वो लेस देन 40 डिग्री लेके चलो। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं भाई। तो आपने जब इनिशियली फॉस्फेट लिया होगा ना, है ना, तो इस फॉस्फेट में कुछ इम्प्यूरिटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी जनरली क्या रहते हैं? सल्फाइड या फिर सल्फेट। क्या रहते हैं? सल्फाइड या फिर सल्फेट, है ना। और ये सल्फेट मोलिब्डेनम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? ब्लू पीपीटी, है ना। बट हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, वो येलो पीपीटी रहता है। येलो पीपीटी बनेगा तभी बोलेंगे ये टेस्ट हो रहा है ना। तो हमने HNO3 इसलिए यूज किया है कि ये HNO3 क्या करे, इस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर, क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे, है ना। अब ये S-2 में नहीं रहा, तो ये भाई रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो नहीं कर पाता। अब जो रिमेनिंग बचा ना, फॉस्फेट और ये वाले कंपाउंड, ये आपस में कंबाइन करते हैं, और कंपाउंड क्या बनता है? NH4 का होल थ्राइस PO4 12MO2, है ना। या NH3PMO12O40, या फिर हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको NH4 का होल थ्राइस PMO3O10 का होल 4। एक बार क्वेश्चन है यहाँ से भी पूछा गया है कि भाई क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना। इसको अननोन लिख दिया था, इसको अननोन लिख दिया था, बोला एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। जब लिख दिया भाई कि इस रिएक्शन पूरा लिखा हुआ था टेम्परेचर <14, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, है ना। बोला भाई एक्स क्या कंपाउंड था, एक्स की जगह MO3O10। तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा हमें रिलेट करना पड़ता है, रिलेट नहीं करेंगे फिर आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो आप नॉर्मल कंसेप्ट लगाओगे, मोलिब्डेनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
+6 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग टू डिक्रीज होना चाहिए। उस लॉजिक के बेसिस पे भी आप इसका आंसर बता सकते। क्लियर है ये? इसे देखना, फॉस्फेट का चार्ज -3, अमोनियम +3, खत्म हो गया। खत्म हो गया ना भाई? तो मोलिब्डेनेट क्या दिख रहा होगा आपको? -6 और +6 वाले फॉर्मेट में। कोई दिक्कत है? जस्ट एडिशन हो गया हर जगह। तो मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा आपको? +6। क्लियर है ना? इसमें भी देखिएगा -80 था और यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन एटम जो रहेंगे वो डायरेक्टली कंबाइंड नहीं हुए होंगे, तो हमें NH4 का होल थ्राइस MO12 और इसको ऑक्सीजन 36 और 4 ऑक्सीजन इधर के थे, इसके लिए मैंने 40 यूज कर लिया। अब अमोनियम के चार्ज को अगर यहाँ से हटाओगे तो PO4-3 लिखना पड़ेगा अपने को। 4 ऑक्सीजन निकाल दो, ऑक्सीजन कितना है? 36 है ना? 36 इंटू -2 माइनस का 72 है ना? तो उसमें प्लस का 6 आ गया 72। तो ये अपन ये बना सकते हैं कि कंपाउंड जो बना है इसको मोलिब्डेनम प्लस के 6 में रहेगा, एक अमोनियम 3 है और एक फॉस्फेट है ना? तो हम उसके अकॉर्डिंग टू भी बना सकते हैं इसको। अब ये रिएक्शन लेस देन 40 डिग्री पे क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक हम ये देते हैं भाई कि आर्सेनिक का भी एक ऐसा कंपाउंड है जो हाई टेम्परेचर पे येलो पीपीटी बनाता है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे भाई ये मोलिब्डेनम का पीपीटी है या फिर आर्सेनिक का पीपीटी है ना? तो ये वो वाला हाई करोगे तो येलो पीपीटी मिलेगा है ना? बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लो अगर करोगे तो वो वहाँ पे कैनरी येलो मिलेगा। इसमें हाई कर देंगे तो ये अगर हाई पे येलो पीपीटी दे रहा है तो हम बोलेंगे आर्सेनेट का। लो पे येलो मिल गया तो हम क्या बोलेंगे भाई? वो मोलिब्डेनम। इसको बोलते हैं कैनरी येलो पीपीटी। क्या बोलते हैं इसको? कैनरी येलो पीपीटी। अब मैग्नीशियम मिक्सचर है, नाम से ही पता चल जाएगा भाई मैग्नीशियम। पूछेगा मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है ना? तो आप याद रखना, 2 अमोनियम के सॉल्ट और एक मैग्नीशियम का क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीशियम मिक्सचर। फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? एक मिक्स सॉल्ट बनाता है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा मिक्स सॉल्ट का फंडा, है ना? कि जब भी एक सॉल्ट में मोर देन 1 केटाइन दिख जाए, है ना, और वो H+ ना रहे तो उसको मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। मिक्स सॉल्ट है ना? तो ये 2 केटाइन ने मिलके एक एनाइन को न्यूट्रलाइज किया। अब फॉस्फेट को आप कहीं पे भी हीट करोगे हमेशा पायरोफॉस्फेट मिलता है, P2O7 है ना? व्हाइट रेसिड्यू मिलेगा। व्हाइट पीपीटी था, व्हाइट रेसिड्यू, साथ में मिला अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस को चेक कैसे करेंगे? HCl के साथ। कैसे चेक करेंगे? HCl। लास्ट वाइट टेस्ट विद FeCl3। ये येलो व्हाइट पीपीटी बनाता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना? डायरेक्ट क्या कर देना, कॉम्बिनेशन कर दिया है, +3 और -3 था, आपस में कंबाइन कर दी। नेक्स्ट है भाई टेस्ट विद AgNO3, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, है ना? येलो व्हाइट व्हाइट मिलता है, एल्यूमिनियम का व्हाइट, बेरियम का व्हाइट, सिल्वर का येलो। ये सब ग्रुप 1 भी खत्म हो गया। अब आते हैं अपन सब ग्रुप 2 को। हाँ, इसमें रेडॉक्स होता है ना? तो सब ग्रुप 2 में हमें जब भी बात करनी है ना, रेडॉक्स की ही बात करनी है। अब इसमें कुछ एक पॉइंट जो है जो मेन है जहां से क्वेश्चन बनाता है। अब देखिएगा CrO4 को क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसकी तरह एक्ट करेगा OA, इसकी तरह एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग, है ना? तो सामने वाले जो भी कंपाउंड है ना भाई उसको रिड्यूस कर रहा होगा, है ना, या फिर वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहा होगा। तो हर जगह क्या करता है कि क्रोमियम जो है ना भाई, जैसे बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, क्या बना देगा? बेरियम का क्रोमेट। क्या बना देगा? बेरियम का क्रोमेट बना देगा। अगर लेड साइड से देखिए क्या बना देगा? लेड का क्रोमेट। ये पीपीटी है। हेलो। तो सब ग्रुप 2 में ना हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करते थे, पीपीटी एंड रेडॉक्स। तो पहले हम पीपीटी की बात कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, फिर रेडॉक्स की बात करेंगे, है ना? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये 4-5 कंपाउंड आपको थोड़े से पता रहने पड़ते हैं। तो BaCl2, PbNO3, CaCl2, SrCl2, AgNO3 और Hg2NO3। मरकरी और सिल्वर, है ना,
इन दोनों का पीपीटी जो बनेगा ना वो रेड होता है, एक को बोलते हैं सिंदूर के जैसा लाल, है ना। मरकरी क्या रहता है भाई, एजी में, और ब्राउनिश रेड को क्या बोलते हैं, सिंदूर के जैसा लाल, है ना भाई। क्या है ये, सिंदूर के जैसा लाल, ठीक है। और ऊपर के जो चार है ना वो येलो रहता है, क्या रहता है, येलो है। हम इसको कैसे याद रखोगे, ऊपर के जो चार मेटल है ना उनको ध्यान से देखो एक बार अच्छे से। बेरियम कहाँ का मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम कहाँ का मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्ट्रोंशियम कहाँ का मेटल, अल्कलाइन अर्थ। तो तीनों जो हैलाइड है ना भाई वो अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में के साथ अगर क्रोमेट का रिएक्शन होता है तो क्या मिलेगा, येलो पीपीटी। एक लेड अलग से आ गया, है ना, लेड क्रोमेट येलो होता है ना। नीचे दो सिल्वर और मरकरी ये रेड बनाते, क्या बनाते हैं, रेड बनाते। Ag2CrO4 और Hg2CrO4, एक ब्राउनिश रेड है एक रेड। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि भाई कौन से दो क्रोमेट हैं जो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो होता है ना भाई ये सॉल्युबल होता है, बाकी जो सॉल्युबल नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। लॉजिक लगाओगे, लॉजिक अलग, लॉजिक लगाओगे आप बोलोगे फिर बेरियम को क्यों नहीं करवाए, है ना। लॉजिक अगर लगाएंगे ना तो फिर बेरियम वाला फंडा सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए मैं ये बोलूंगा भाई आपको ये याद रखना है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का क्रोमेट जो होता है ना एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है, बाकी जो भी है वो सॉल्युबल, है ना, बाकी सॉल्युबल नहीं। यहाँ पे पिछली बार बेरियम वाला इसी तरह, लेकिन याद नहीं रखेंगे, रिलेट नहीं हो पाएगा ना फिर। चलिए नोट के कुछ पॉइंट देखते हैं कि आपसे पूछता है भाई क्रोमेट और डाइक्रोमेट ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करता है ना। तो जो क्रोमेट टेस्ट देगा डाइक्रोमेट भी वही देगा। जितने भी ऊपर की रिएक्शन है ना वो सब डाइक्रोमेट के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, उनका भी कलर येलो, उनका भी कलर रेड, वो भी एसिटिक एसिड में शामिल, है ना। तो ये पूछा जाता है कि क्रोमेट कब मिलेगा और डाइक्रोमेट कब मिलेगा। थोड़ा सा याद दिलाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जिस समय आपने रिएक्शन किया होगा तो डाइक्रोमेट बस एसिडिक मीडियम ही रिडॉक्स शो करता है, याद आया, +6 या +3। बेसिक और न्यूट्रल में नो रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, एसिडिक रहा तो डाइक्रोमेट, एसिडिक रहा तो डाइक्रोमेट, बेसिक रहा तो क्रोमेट, है ना। एसिडिक रहा तो डाइक्रोमेट, बेसिक रहा तो क्रोमेट, है ना। ये पढ़ना अपने को याद रखना है। अब रिएक्शन में पैटर्न देखते हैं। अगर मान लो कि क्रोमेट में मैंने Ag+ ऐड कर दिया, क्या बनाएगा भाई, Ag2CrO4। Ag2CrO4 का कलर क्या होता है, ब्राउन। क्या होता है भाई, ब्राउन। अगर एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो ऊपर अभी जस्ट सीखा कि क्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट में। हो गया भाई कन्वर्ट, इसका भी कलर रेडिश ब्राउन, है ना। ये ब्राउनिश रेड है, ये रेडिश ब्राउन। ब्राउनिश रेड में ब्राउन ज्यादा, रेड कम, है ना। वो है रेडिश, रेड ज्यादा, ठीक है। तो एक है भाई ब्राउनिश रेड से ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है। अब इसमें आप Cl- अगर ऐड करोगे तो Cl- Ag के साथ रिएक्ट कर लेता है, फिर से क्या बना लेगा, क्रोमेट, है ना। तो ये AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है। तो हम इस ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी एक्सचेंज। एक पीपीटी दूसरे पीपीटी में कन्वर्ट हो गया है। सिल्वर था ब्राउनिश रेड, इसमें सिल्वर भी है बट व्हाइट हो गया, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। इसके आगे सबसे मेन यही है ना, सबसे मेन यही है। ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा, ये आज का लास्ट पॉइंट है। 2 मिनट, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके पेपर, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल 4-5 रिएक्शन है ना, लास्ट में मैं हिंट दे दूंगा, लिखा दूंगा। अगर पूरा नहीं चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो उसको तो पढ़ के ही जाना, उसके बिना फिर आपका काम नहीं बनने वाला, है ना। तो क्रोमेट जो होता है ना, इसका रिएक्शन अगर हम H2O2 के साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ करवाते हैं तो वही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड बनाता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसका कलर ब्लू था, क्या था, ब्लू था, है ना। क्या था ये, ब्लू था, है ना। अब देखना, समझिएगा इस पॉइंट को। इस ब्लू कलर में ना आपको 3 रिंग दिख रहे, 2 रिंग दिख रहे होंगे जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग। और ऑर्गेनिक में आपने क्या पढ़ा, 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू मोर एंगल। ये रिंग बनते ही ब्रेक हो जाएगा, ये रिंग बनते ही ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू हाई एंगल, है ना। तो हम ये बोलते हैं भाई जो ब्लू कलर है ना वो फेड होने लगता है, ब्लू कलर
फेड होने लगता है। तो कहीं पे भी अगर कोई अलग पोलर सॉल्वेंट अगर लेके चलेंगे ना, या एक्वस सॉल्यूशन लेके चलेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में CrO5 का ब्लू कलर फेड हो जाता है ड्यू टू 3 मेंबर्ड अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मोर एंगल स्ट्रेंथ, है ना। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर लेके चलते हैं ना, तो उसमें ब्लू कलर रिटेन्ड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। एडक्ट क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट। नीचे मैंने एडक्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या लेंगे, ईथर क्या लिया, ईथर डाइमिथाइल ईथर ले लिया, है ना। तो डाइमिथाइल ईथर क्या करता है, तो ब्लू कलर को फेड होने नहीं दिया, है ना। इसका लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर दिया होगा CR, है ना। तो हमें ये फंडा याद रखना है कि इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो CrO5 बना, उसका कलर ब्लू रहता है, उसका कलर ब्लू रहता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। और इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते, क्योंकि सेंट्रल एटम +6 से +6 नहीं, इस रिएक्शन को रेडॉक्स नहीं बोले। तब नहीं बोलेंगे इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया ना, नीचे लिखा हुआ देखना, बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स बोलते हैं। ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कब रेडॉक्स है, कब रेडॉक्स नहीं है। हाँ, जब भी एक्वस सॉल्वेंट लेंगे तो रेडॉक्स। एक्वस सॉल्वेंट के केस में ये CrO5 ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा भाई? Cr2O3 में। Cr2O3 में एक रिंग को ब्रेक कर दो, क्या बचा? CrO3 है ना, वही वाला फंडा। Cr2O3 में +6 से +3 रेडॉक्स का एक ही फंडा। क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, और जब हम इस Cr2O3 में H+ ऐड करते हैं तो ये Cr+3 बना लेता है। रिएक्शन को पूरा बैलेंस करके लिख दीजिए, जो जो कैंसिल होगा काट दो, है ना। क्या बना? Cr2O7-2 कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3। क्या फंडा याद रखना है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगा, ब्लू कलर दिखेगा। बट अगर क्या क्या ग्रीन होता है। बट अगर मान लो कि कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में Cr+6 किसमें कन्वर्ट होगा? Cr+3 में। इसका कलर कैसा होता है भाई? ग्रीन होता है। और देखिएगा, पहले डाइमिथाइल ईथर अपन यूज करते थे, बट डाइमिथाइल ईथर इज इनफ्लेमेबल होता है। क्या होता है भाई? इनफ्लेमेबल, जल्दी से फायर कैच कर लेता है। इसलिए अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे हम एमाइल अल्कोहल यूज करते हैं, C5H11OH। एक जगह और एमाइल अल्कोहल मैंने बताया था स्टेरिफिकेशन में, है ना, कि ईस्टर के फ्रूटी स्मेल को जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एमाइल अल्कोहल का फंडा यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? ये पॉइंट क्लियर है? आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिडॉक्स की बात करेंगे, है ना, कल के क्लास में। और फिर हम फ्लेम टेस्ट देखेंगे कि फ्लेम टेस्ट होता क्या है ना। और फिर गाइड हो गया, ये फ्लेम टेस्ट देखेंगे, है ना। पहले फ्लेम टेस्ट का लॉजिक सीखेंगे, फिर अपन फ्लेम टेस्ट देखेंगे, देन बोरेक्स बीट टेस्ट देखेंगे। चले जाएंगे अपन सीधे कैटायन पे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे अपन? कैटायन पे। तो कल के क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइम रहा थोड़ा बहुत तो सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।